मतलब बंगाल में चुनाव है और चर्चा हो रही है अभी ईद पर, तुष्टीकरण की, दुर्गा पूजा की। मतलब कुल मिलाकर बंगाल का एजेंडा फिक्स हो गया, हिंदू और मुसलमान। प्रत्युष जी, बड़े अफसोस की बात है, प्रत्युष जी, बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों धर्म के नाम पे नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं, जबकि इनको बात करनी चाहिए कि साहब पूरे देश में मध्य पूर्व में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कितने बुरे असर पड़ रहे हैं। मोदी जी ने कैसे कैसे विदेश नीति में सरेंडर किया, या ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन से ईमानदारी से डायरेक्ट लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही। 60 लाख 63 लाख लोगों की वोटें कटी पड़ी हैं। ये इस पे डिस्कस नहीं कर रहे कि मोदी जी को जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, कितनी दी। ये क्यों नहीं बताते कि कितनी सरकारी नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी। क्यों धर्म को अफीम के नाम पे प्रयोग कर रहे हो? क्यों धर्म को 7 करोड़ नौकरियां दी है भाई साहब? 22 करोड़ नौकरियां बंगाल के अंदर जब 34 साल की कम्युनिस्टों की सरकार थी, प्रदीप जी प्लीज अपनी बारी में बोले। हाँ दिनेश जी अपनी बात पूरी करें। प्रत्युष जी, बीजेपी को देनी थी 2014 से लेके अब तक 2 करोड़ नौकरियां पर साल, तो 22 करोड़ नौकरियां देनी थी। 7 करोड़ अगर उन्होंने दिए तो उसमें बता दीजिए कितनी ठेके पे दी हैं, कितनी परमानेंट दी हैं। चैलेंज करता हूं ये यूपीएससी और तमाम पीएससी का डाटा निकलवा देता हूं कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। लेकिन दिनेश जी अभी आपने कहा कि ये बीजेपी और टीएमसी ये दोनों हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। दिनेश जी अभी आपने कहा ना कि ये दोनों हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करके देश की जनता का ध्यान मौलिक समस्याओं से हटा रहे हैं, मौलिक समस्याओं से हटा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गैस के दाम बढ़ा देंगे, डीजल के दाम बढ़ा देंगे। आपकी पार्टी को तो बंबई हाईकोर्ट ने कहा था जाके देशभक्ति पहले सीखो। जब आप गए थे बंबई हाईकोर्ट के अंदर की गाजा के ऊपर बात करी जाएगी, बंबई हाईकोर्ट ने तो आपको देशभक्ति पे तमाचा दिया था। और सुनो, वो 34 साल कम्युनिस्टों को सरकार बंगाल की 34 साल मिली थी ना, 10% से ज्यादा बंगाल कंट्रीब्यूट करता था। आपने बेहालत खराब कर दी और आधी कर दी है। बैन लगवा दो, नोटा के बराबर वोट आने वाला है, नोटा के बराबर। प्रदीप आपका मुझे नोटा के बराबर वोट आएगा। नोटा के बराबर है तो मोदी जी 3 बार अपने भाषणों में कम्युनिस्टों को कह चुके हैं कि खतरनाक आइडियोलॉजी है। हिटलर को भी हमने मारा था। केरला के अंदर आप लव जिहाद को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि केरला के अंदर आप कन्वर्जन करवा रहे हैं, क्योंकि केरला के अंदर आप पीएफआई जैसे बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि केरला के अंदर आप जो इकोनॉमिक हब कर रहे हैं उसके अंदर आप टेररिस्ट को पीछे से प्रमोट कर रहे हैं। केतन, मैं कांग्रेस का रुख कर रहा हूं। केतन जी जो बात यहां पर दिनेश जी ने कहा, दिनेश जी का कहना है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी भी इस खेल में बराबर की भागीदार है। वो भी चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो। चुनाव का एजेंडा ये फिक्स हो रहा है इसी तरीके से। क्या कांग्रेस को भी यही लग रहा है कि ममता दीदी वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है? जी देखिए, ये बात तो एकदम सही है। मैं बंगाल का एक राजनीतिक दल का नेता होने के कारण भी और बंगाल का एक नागरिक होने के कारण भी ये चीज तो हम देख रहे हैं कि भाजपा और तृणमूल में कोई भी कम नहीं है। तो कौन किसको बोलेगी? सांप्रदायिकता के मामले में दोनों ही हमेशा एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं। आप देख लीजिए कि अब मैं आपको 2 बयान दिखा दूंगा, दोनों से पता चल जाएगा कि एक बीजेपी के जो बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो खुलेआम असेंबली के प्रेमाइसिस में, असेंबली प्रांगण में, विधानसभा प्रांगण में बात कहते हैं कि जो मुसलमान एमएलए जीत के आएंगे उनको हम उल्टा टांग कर वापस फेंक देंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए हुआ करते थे, वो कहते हैं कि हम 70% मुसलमान 30% हिंदुओं को नदी में बहा देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों ही पार्टियां एक अपनी अपनी सरकार चला रही है, एक राज्य में एक केंद्र में। दोनों ही सरकारें जो है डिलीवर करने में, लोक कल्याण के काम करने में विफल रही है। इनको अपने काम गिनाने होते हैं मगर अपने काम कुछ ऐसे किए नहीं है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए हमेशा सांप्रदायिकता की आड़ में छुपते हैं। सांप्रदायिकता इनके लिए हर चुनाव में, आप देखिए 2021 के चुनाव में एनआरसी सीए के मामले में इन्होंने सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति की, 2024 में भी वही की और अभी यहाँ एसआईआर के मामले में या बाकी सारे मामलों को लेकर। केतन जी आपने टीएमसी को कहा कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इनका एजेंडा है कि स्वयं पुरोहित जी कुछ आप कहना चाहते हैं? स्वयं पुरोहित जी, दोनों ही लोग करते हैं, भाजपा और तृणमूल में कोई। स्वयं पुरोहित जी, अभी आरोप तो कांग्रेस की तरफ से भी लग रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं लगा रही है, अब तो कांग्रेस आपकी सहयोगी भी आप पर आरोप लगा रही है।
नहीं, कांग्रेस की तरफ से जिस दिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी आकर के आरोप लगाएंगे उस दिन मैं आपको इस विषय में बात करूंगा। देखिए, जो स्थानीय नेता है अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, अगर वो कुछ आरोप लगाते हैं तो वो आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम करते हैं। उनकी वजह से कांग्रेस की यह स्थिति है कि विधानसभा में शून्य हो गए, विधानसभा में शून्य हो गए। सुनिए, सुन लीजिए, इतनी छटपट मत करिए ना, छटपट मत करिए, इतनी छटपट मत करिए, आपकी छटपटाहट बता रही है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है, मगर ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल के बंगालियों के लिए लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ी है। एसआईआर में जब लोगों के नाम काटे जा रहे थे तो ममता बनर्जी जाकर के लड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। आज जुडिशियल इंटरफेरेंस होना पड़ा है, करना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा है, ये ममता बनर्जी की देन है। आज नो आईडी नो वोट, ये ममता बनर्जी की देन है, ये टीएन शेषन मतलब स्वयं पुरोहित जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई अकेले ममता बनर्जी लड़ रही है, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है? फिर कांग्रेस क्या कर रही है आपके मुताबिक पुरोहित जी? बंगाल में क्या कर रही है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे वामपंथी हो चाहे जो भी समान विचारधारा की पार्टी हो, वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार तो ममता बनर्जी नहीं देगी, ये उनको संविधान देता है। मगर धर्म की राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है। ममता बनर्जी सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है, ममता बनर्जी जन कल्याण योजनाओं की बात करती है, ममता बनर्जी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। अभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं निमान जी आपके पास आ रहा हूं। निमान जी, क्या आपको भी वही लगता है जो यहां पर केतन जी ने कहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भी यही लगता है कि ममता दीदी वहां पर ये वोट पोलराइजेशन के लिए ये सब कुछ कर रही हैं? देखिए प्रत्युष भाई, हमें ये लगता है कि देश में सबसे जहरीली पार्टी जो है वो भाजपा है। जो काम पाकिस्तान हमारे देश में 65 साल में नहीं कर पाया, वो काम भाजपा ने 11 साल में कर दिया। देश में लोगों को इतना जहर घोल दिया, पाकिस्तान के इतना लोगों में नफरत फैला दी लोगों ने। उसको उससे खिलाफ बोल रहे हो क्यों निवान जी? तभी जाके पत्रकार जो यहाँ पे नवोदय टाइम्स के बैठे हुए हैं, जरा पूछिए एडिटर नवोदय टाइम्स के, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के अंदर एक अखबार को बैन करने के लिए पुलिस भेज दी थी। ये क्या बात करेंगे? आपके पैनल पे बैठे ये ज्ञान बात करेंगे यहाँ पे? ये जैसे पाकिस्तान के अंदर सरकार हालत करती है, ऐसे ये पंजाब की शीशमहल वाली सरकार चला रही है। अक्कू श्रीवास्तव बैठे हैं, अक्कू श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी की। मैं अक्कू सर के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले निवान जी अपनी बात पूरी करें। निवान जी अपनी बात पूरी करें। किस तरीके से प्रहार किया, ये है इनकी सच्चाई। फ्रीडम मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं पैनलिस्ट से कि अपनी अपनी बारी में बोले, बीच में टोका टोकी होगी, किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। निवान जी अपनी बात पूरी करें, मैं उसके बाद अक्कू सर आपके पास आ रहा हूं। प्रत्युष भाई, ये 7 जन्म भी लगा लें अगर, तो ये 2 नेताओं को नहीं हरा सकते, एक अरविंद केजरीवाल और एक ममता। हार गए। अरे दिल्ली की सरकार से चली गई, इनको बताओ दिल्ली में, ये दिल्ली में विपक्ष में बैठे हो भैया, दिल्ली में विपक्ष में बैठे हो, कौन सी चीज हो रही है? थोड़ा पानी पियो, मुंह धो, पता चलेगा रियलिटी क्या है। दिल्ली में केजरीवाल भी अपनी सीट हार चुके हैं। ये हमने तृणमूल से ही सीखा है, तृणमूल के स्वयं रोहित से ही सीखा है हमने। ये एक सेकंड, प्रदीप जी निवान जी को बोले, निवान जी बोले आप। निवान जी अपनी बात रखें। इन्होंने पूरे, प्रत्युष भाई, इन्होंने पूरे देश में ऐसी अराजकता फैला रखी है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने नफरत, अराजकता आपसे सीखता हूं मैं टीएमसी वालों से।